मास्टर बेस 2.0 के लेक्चर नंबर 20 में आप सब लोगों का स्वागत है। तो ये है थर्मल फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5 और आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो इस क्लास में हम काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस के ऊपर बेस्ड टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तो डिस्कस करेंगे ही, बट उससे पहले हम काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस के अंदर आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनका सबसे पहले जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद हम प्रॉब्लम के ऊपर आएंगे तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज की ये क्लास थोड़ी लेंदी हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस के साथ बैठना होगा। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रिवीजन में आप देखिए, आइडियल गैसेस का जो कोलिजन होता है वो कैसा होता है, वो कोलिजन होता है इलास्टिक कोलिजन। और इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन ये होती है कि इलास्टिक कोलिजन में कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद गैस की काइनेटिक एनर्जी और उसका लीनियर मोमेंटम दोनों सेम रहता है। कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम और कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम अगर चेंज नहीं होता है तो इसी को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन या प्रत्यास्थ संघट। ठीक है, तो आइडियल गैसेस का जो कोलिजन होता है वो इसी टाइप का होता है, इलास्टिक कोलिजन ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रियल गैसेस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस। अब आपको पता है कि आइडियल गैस क्या होता है। आइडियल गैस वो गैस होती हैं जो कि टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की हर एक कंडीशन में गैस लॉज को फॉलो करती है। यानी ऐसी गैस जो कि ताप, दाब और आयतन की हर एक अवस्था में गैस के नियमों का, यानी कि बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैल-लुसैक लॉ, ग्राहम्स लॉ, इन सारे लॉज को जो हर कंडीशन में फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं आइडियल गैस या फिर आदर्श गैस। और आइडियल गैस रियल चीज नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। जितने भी एग्जिस्टिंग गैसेस होती हैं वो सब रियल गैस ही होती हैं, और वो रियल गैस इसलिए क्योंकि वो टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की हर कंडीशन में गैस लॉज को फॉलो नहीं करती। क्योंकि अगर वो फॉलो करती तो उसी का नाम हमने क्या रख दिया है, आइडियल गैस। लेकिन वो फॉलो नहीं करती हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, रियल गैस। अब देखिए, कोई भी रियल गैस जो होती है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है, यानी वो भी गैस लॉज को फॉलो कर सकती है। लेकिन कब? जब टेम्परेचर होगा हाई और प्रेशर होगा लो। यानी कि जो वास्तविक गैसें हैं, जो रियल गैसें हैं, वो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर, यानी उच्च ताप और निम्न दाब पर आदर्श गैस या आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखें कि हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर पर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है हमारा कि प्रेशर का फार्मूला। देखिए, प्रेशर का ये जो फार्मूला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जैसा कि हमने जो पिछला बैच पढ़ाया था उसमें जो लेक्चर हमने इसका बनाया हुआ है ये काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस का, उसमें हमने काफी डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ है। और इसको यूज करके ये बाकी के फार्मूले किस तरीके से डिराइव होते हैं, इन सारी चीजों को भी हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर हम वो चीज नहीं कर सकते क्योंकि हम यहाँ पर क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो आप सप्लीमेंट्री लेक्चर का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रेशर का फार्मूला P इक्वल टू 1/3 mNV और V स्क्वायर का बार, जहां पर m क्या है, m है एक मॉलिक्यूल का मास, n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, V जो है वो वॉल्यूम या आयतन है, और V स्क्वायर का बार मतलब क्या, वेलोसिटी के स्क्वायर का एवरेज निकाल रहे हैं। इसको वर्ग माध्य वेग बोलते हैं, इसको वर्ग माध्य वेग बोलते हैं, यानी कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं, इसको मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, इस प्रेशर को अगर हम एनर्जी से रिलेट करें तो इसका फार्मूला होता है, प्रेशर और एनर्जी के बीच में रिलेशन है P इक्वल टू 2/3E, जहां पर E या E बार का मतलब क्या है, 1/2 रो V स्क्वायर बार, जिसको हम बोलते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर फार्मूला एनर्जी का, गैस की एनर्जी का फार्मूला क्या है, E इक्वल टू 3/2 RT और E इक्वल टू 3/2 KT। देखिए, इन दोनों फार्मूलों में बड़ा ही बारीक सा डिफरेंस है कि यहाँ R यूज किया गया है और यहाँ पर K। और बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि आर कब यूज करना और के कब यूज करना है ना। तो ऐसे कई सारे फार्मूले आपको इस चैप्टर में मिलेंगे जिसमें कभी आर लिखा रहता है और कभी के लिखा रहता है। ठीक, तो आप ध्यान रखें कि आर वाला कॉन्सेप्ट तब यूज होता है जब हम एक मोल गैस की बात करते हैं, तब एक मोल गैस के फार्मूले में हर बार आपको आर मिलेगा, और जब एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो उसमें के मिलेगा। क्योंकि आपको पता ना, एक मोल का मतलब कितने मॉलिक्यूल, एक मोल का मतलब Na मॉलिक्यूल, एवोगाद्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल। और अगर Na मॉलिक्यूल के लिए ये एनर्जी का फार्मूला है तो एक मॉलिक्यूल के लिए निकालने के लिए इसको आपको Na से डिवाइड करना पड़ेगा। और जब आप इसको Na से डिवाइड करेंगे तो R/Na जो आएगा, उस R/Na की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, Kb, यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो एक मोल के लिए R हो जाएगा और एक मॉलिक्यूल के लिए
k हो जाएगा। फार्मूला देख लीजिए 3/2 RT और 3/2 KT। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, और ये टॉपिक आप बीएससी में पढ़ते हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में। तो मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज क्या बोलता है कि किसी भी कंटेनर के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, हर एक मॉलिक्यूल अपनी अलग अलग वेलोसिटी से मूव करता रहता है, अपनी अलग अलग वेलोसिटी से वो चलता रहता है ना। जैसे अगर हम इनकी वेलोसिटी की बात करें तो किसी की वेलोसिटी v1 होगी, किसी की वेलोसिटी v2 होगी, किसी की वेलोसिटी v3 होगी, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितनी है? n। तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और सबकी अपनी अलग अलग वेलोसिटीज है। तो ये जो अलग अलग वेलोसिटीज होती हैं गैस के मॉलिक्यूल की, इनको लेकर के मैक्सवेल ने क्या किया है, तीन तरह की वेलोसिटी को डिफाइन किया, और तीनों नाम आप याद रखिए, VRMS, V एवरेज और V मोस्ट प्रोबेबल, यानी कि वर्ग माध्य मूल वेग, और इसको बोलेंगे हम औसत वेग या माध्य वेग, और इसको बोलते हैं अधिकतम संभाव्य वेग। इनका मतलब क्या होता है? तो देखिए सबसे पहले आप इसको समझिए कि अधिकतम संभाव्य वेग या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मतलब क्या है। यहां पर ग्राफ से देखिए, मैक्सवेल ने क्या किया था कि इस कंटेनर के अंदर जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और उनकी अपनी अलग अलग वेलोसिटीज हैं, जैसे मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी की हम बात करें v1, तो हो सकता है कि v1 वेलोसिटी वाले कई लोग हैं, 2-3 लोग हो सकता है कि v2 वेलोसिटी वाले 10 लोग हो सकता है v3 वेलोसिटी वाले 25 लोग हों। मतलब कुछ अलग अलग वेलोसिटी वाले गैस के मॉलिक्यूल हैं, और उनकी वेलोसिटी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया, और ये जो ग्राफ मिला ये कुछ इस नेचर का मिला है। पहले ग्राफ T1 टेम्परेचर पर, जब टेम्परेचर बढ़ाया गया तो ये ग्राफ थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट हो गया और ऊपर से थोड़ा नीचे खिसक गया, है ना। नीचे खिसकने का यहाँ पर ये है कि इसका पूरा एरिया, इस पहले वाले ग्राफ का एरिया और दूसरे वाले ग्राफ का पूरा एरिया आपस में सेम होता है, तो ये नीचे नहीं खिसकेगा तो एरिया ज्यादा हो जाएगा। अगर उतनी हाइट पर ये भी जाए तो एरिया ज्यादा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा नीचे खिसक गया है। ठीक है, एरिया यहां पर सेम होना कंडीशन होती है। तो इस ग्राफ से हमें एक चीज पता चलता है कि अगर हम इस वाले पॉइंट को, बिल्कुल वर्टेक्स वाले पॉइंट को नीचे ले आए, तो हमें पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले गैस के सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। इस कंटेनर में सबसे ज्यादा कौन सी वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल हैं? ये वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है, और जिस वेलोसिटी के मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है उसी वेलोसिटी का नाम है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, अधिकतम संभाव्य वेग, यानी ऐसा वेग, ऐसी चाल जिस चाल को रखने वाले सबसे ज्यादा लोग यहां पर हैं, उसको हम बोल रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, दूसरा, अब इसके अलावा ये तो आप ग्राफ से समझ गए हैं, बाकी चीज आप देखिए कि आरएमएस का मतलब क्या है। आरएमएस का मतलब ये है कि जितने भी ये वेलोसिटीज हैं उन सभी वेलोसिटी का पहले आप स्क्वायर कर लीजिए, और स्क्वायर करने के बाद अब इनका एवरेज कर लीजिए। एवरेज मतलब सबको सम करके एन से डिवाइड कर दिया, है ना। तो स्क्वायर का हमने एवरेज निकाला, उसके बाद हमने स्क्वायर रूट निकाला, इसीलिए इसका नाम है रूट मीन। मीन मतलब एवरेज, तो रूट मतलब स्क्वायर रूट, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी स्क्वायर का एवरेज लेकर के स्क्वायर रूट निकाला है ना। वर्ग का माध्य लेकर या औसत लेकर के उसका वर्गमूल निकाला, इसी को बोलते हैं वर्ग माध्य मूल वेग या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये चीज हो गया। और दूसरा सिंपल सा ही है कि ये वी एवरेज यानी कि औसत वेग या माध्य वेग, यानी कि जितनी वेलोसिटीज हैं उस गैस के मॉलिक्यूल की, उन सब का हमें क्या लेना होगा? एवरेज। तो सबको जोड़ करके एन से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो एक बार सिंपल सा अगर एवरेज लेंगे तो ये वी एवरेज होगा, स्क्वायर का एवरेज लेके स्क्वायर रूट लेंगे तो वी आरएमएस होगा, और सबसे ज्यादा जिस वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल है उसको हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, और ग्राफ में आप देख लीजिए यहां पर ये है आपका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, उसके बाद आपका मिलता है एवरेज वेलोसिटी, उसके बाद मिलता है आपका आरएमएस वेलोसिटी। इसका मतलब समझ रहे हैं कि आरएमएस वेलोसिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा है, और आरएमएस वेलोसिटी रखने वाले लोग कम हैं, और आरएमएस वेलोसिटी के बाद क्या आता है? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी जो आ गई वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से ये भी क्या है? कम है। तो आरएमएस सबसे कम है, सॉरी आरएमएस सबसे ज्यादा है, और उससे कम है आपका एवरेज, ये एवरेज, और उससे कम है आपका क्या? मोस्ट प्रोबेबल। मतलब ये कि ये वेलोसिटी कम है, लेकिन इस कम वेलोसिटी को रखने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। मतलब ये वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, लेकिन ये वेलोसिटी है कम। ठीक है, अब इससे ज्यादा ये वेलोसिटी है, लेकिन इसकी बात करें तो ये इस मैक्सिमम वेलोसिटी से कम है, और इसकी बात करें तो v की वैल्यू ज्यादा है, लेकिन इसको रखने वाले लोगों की अगर संख्या यहां पर देखें तो ये और ज्यादा कम है। ठीक है, तो आप ये जो वी आरएमएस है आपका, वी एवरेज है और वी मोस्ट प्रोबेबल है, इनकी अगर वैल्यूज को कंपेयर करें तो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग, ये और ये वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो वी आरएमएस सबसे ज्यादा है, उससे कम है एवरेज, उससे कम है मोस्ट प्रोबेबल।
ठीक है। और अगर हम इनको कंपेयर करते हो तो आता है 1.73, 1.6 और 1.41। इसको आपको याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, और तीनों फार्मूले को आपको याद रखना है। बहुत सारे सवाल इन फार्मूले के ऊपर पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर आपका यही VRMS है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मेयर्स फार्मूला। देखिए, गैसेस के लिए दो तरह से स्पेसिफिक हीट को हम डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आर के इक्वल होता है, यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के इक्वल होता है। इसको हम बोलते हैं मेयर्स फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला तो स्पेसिफिक हीट का आपको पता ही होगा, C इक्वल टू डेल्टा क्यू अपान M इंटू डेल्टा टी। यहां से अगर हम इस स्पेसिफिक हीट को देखना चाहें कि स्पेसिफिक हीट की क्या क्या वैल्यू हो सकती है किसी भी गैस के लिए, तो किसी भी गैस के लिए हम स्पेसिफिक हीट की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, इसके लिए हमने सिर्फ दो कंडीशन अभी यहां पर लिया है। एक ये कि किसी भी गैस के अंदर अगर एडियाबैटिक चेंज किया जाए और किसी भी गैस के अंदर अगर आइसोथर्मल चेंज किया जाए। तो जब हम गैस के अंदर एडियाबैटिक चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब ना ही हम उसको हीट दे रहे हैं और ना ही उससे हीट ले रहे हैं। चाहे हम कंप्रेशन कर रहे हैं चाहे एक्सपेंशन कर रहे हैं, डेल्टा क्यू इक्वल टू 0 और डेल्टा क्यू इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये पूरा रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0। मतलब गैसेस का अगर हम एडियाबैटिक चेंज करें तो उसका स्पेसिफिक हीट उस टाइम होगा 0। गैसेस का अगर हम आइसोथर्मल चेंज करें, आइसोथर्मल चेंज मतलब अगर हम उसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं लेकिन उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अगर आइसोथर्मल चेंज कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यू 0 होने से ये पूरा रिजल्ट कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट, है ना। इसका मतलब ये समझ में आया कि गैसेस की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो 0 भी हो सकती है, वो इनफाइनाइट भी हो सकती है। और वो भी कब ये बात आई है, जब हम एडियाबैटिक और आइसोथर्मल को कंसीडर कर रहे हैं। अब देखिए, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोसेस पॉसिबल हैं जिससे हम किसी गैस को गुजार सकते हैं। यानी गैसेस की जो स्पेसिफिक हीट है वो सिर्फ 0 और इनफाइनाइट नहीं, बल्कि 0 और इनफाइनाइट के बीच में कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। वो डिपेंड करेगा किस तरह का प्रोसेस आपने यूज किया है उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने के लिए। गैस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए आपने कौन सा पाथ फॉलो किया है, आपने कौन सा प्रोसेस फॉलो किया है, इस पर डिपेंड करेगा उसका स्पेसिफिक हीट। और मिनिमम वैल्यू 0 हो गई, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट हो गई, आप कह सकते हैं इनके बीच में कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, यानी कि इनफाइनाइट स्पेसिफिक हीट पॉसिबल। ठीक है ना, इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल होती है किसी भी गैस के स्पेसिफिक हीट की। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखें। ज्यादातर लोगों को लगता है कि सिर्फ दो स्पेसिफिक हीट है, नहीं, इनफाइनाइट स्पेसिफिक हीट पॉसिबल। ठीक है, चलिए, एक यहां पर लॉ है, वैसे तो आपने तीन लॉज ये वाले पढ़े ही होंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 बायल्स लॉ। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा V1 अपान T1 इज इक्वल टू V2 अपान T2 चार्ल्स लॉ। और आपने पढ़ा होगा जिसको हम गैलुसैक लॉ बोलते हैं या प्रेशर लॉ, P1 अपान T1 इज इक्वल टू P2 अपान T2। ये तीनों गैस के लॉज तो हैं ही, है ना, ये तो आपको याद रखना ही है। बाकी एक यहाँ पर और है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। किसी भी होल से जो गैस जो है डिफ्यूज होता है उसके लिए है। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन प्रोपोर्शनल टू 1 अपान अंडर रूट रो, जहां पर रो मतलब उस गैस की क्या है, डेंसिटी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। नेक्स्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप आगे देखेंगे अभी कितने सारे इसके ऊपर सवाल पूछे गए हैं, जिसमें से हम एक दो सवाल डिस्कस करेंगे। बाकी सारे सवाल सिमिलर टाइप के हैं, तो वो आप लोग ट्राई करिएगा। मीन फ्री पाथ यानी कि माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ का मतलब ये होता है कि जब गैस के मॉलिक्यूल किसी भी कंटेनर में रैंडम मोशन करते हैं, ब्राउनियन मोशन करते हैं, तो वो एक दूसरे से टकराते भी हैं। और एक दूसरे से जब वो टकराते हैं, तो जैसे एक मॉलिक्यूल यहां पर है, किसी से जाके टकराया यहां पर, फिर इधर जाकर के इधर टकराया, इधर जाके इधर टकराया, यानी बार बार अगर उसका टकराना हो रहा है तो दो लगातार कोलिजन के बीच में ये जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं माध्य मुक्त पथ या मीन फ्री पाथ। ठीक है ना, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं। और इसका ये फार्मूला आपको याद रखना है, इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 2 पाई एन डी स्क्वायर, अंडर रूट 2 पाई एन डी स्क्वायर, जहां पर डी मतलब जो गैस है उस गैस के किसी एक मॉलिक्यूल का डायमीटर है, गैस के किसी भी एक मॉलिक्यूल का डायमीटर है। और यहां पर n का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान सुनिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम को स्मॉल n से यहां रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तो आपको ये मीन फ्री पाथ का ये फार्मूला याद रखना है। दूसरा,
इसी फार्मूले को जब हम प्रेशर के टर्म में और टेम्परेचर के टर्म में चेंज करते हैं तो ये फार्मूला हो जाता है यहां पर KT और यहां N की जगह पर आ जाएगा P, तो KT अपान √2 पाई PD²। ये भी आपका माध्य मुक्त पथ है और ये भी माध्य मुक्त पथ है। ये फार्मूले को आपको याद रखना है। यहां से ये इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है कि लैम्डा, अगर आप यहां से देखें तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू क्या है, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 अपान डायमीटर स्क्वायर, और यहां से देखें तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू T अपान में P, डायमीटर तो है ही, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू T अपान में P। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। इसके ऊपर GIC में, PGT में लास्ट ईयर जो ही एग्जाम हुआ था उसी में इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, और सेम ही क्वेश्चन दोनों एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, इसी वाले फार्मूले के ऊपर। तो मीन फ्री पाथ लैम्डा प्रोपोर्शनल टू T अपान P, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 अपान D², ये सब आपको याद रखना है। एक होमवर्क आपको दे रहे हैं कि आप इस वाले फार्मूले को यहां से यहां पर कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए आप ट्राई करिएगा। नहीं आएगा तो आप बताइएगा, इसको हम प्रोवाइड कर देंगे आपको नोट्स इसका, ठीक है। ये फार्मूला इस फार्मूले में कैसे कन्वर्ट होता है इसको आप एक बार ट्राई करिएगा कि कैसे इसको, अगर हमें याद सपोज ये भूल गया तो हम इस फार्मूले से इस फार्मूले में कैसे आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही खिचड़ी हो गई, यहां पर थोड़ा सा हटा देते हैं इसको। अगला है क्रिटिकल कांस्टेंट। तो क्रिटिकल कांस्टेंट में क्या क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल प्रेशर है, क्रिटिकल वॉल्यूम है, क्रांतिक ताप है, क्रांतिक दाब है, क्रांतिक आयतन है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, देखिए किसी भी गैस को अगर हमें लिक्विफाई करना है यानी द्रवित करना है तो हम उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, कोई भी गैस लिक्विड में चेंज हो जाता है। लेकिन वहां पर टेम्परेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं है कि उस गैस का कोई भी टेम्परेचर हो तो हम उसमें प्रेशर बढ़ा करके उसको लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। एक मैक्सिमम टेम्परेचर है यहां पर जिसको हम क्रांतिक ताप बोल रहे हैं। सिर्फ इसी मैक्सिमम टेम्परेचर तक हम उस गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ा करके, दाब बढ़ा करके उसको हम द्रव में या लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यही वो मैक्सिमम टेम्परेचर है। अगर उस गैस का टेम्परेचर इस क्रिटिकल टेम्परेचर से भी ज्यादा हो गया, अब आप कितना भी प्रेशर लगाइए, अब वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो क्रांतिक ताप का मतलब होता है कि वो अधिकतम ताप जहां तक किसी गैस पर सिर्फ दाब बढ़ा करके उसको द्रवित किया जा सकता है, ठीक है। और क्रिटिकल टेम्परेचर की कंडीशन में जो प्रेशर है, क्रिटिकल टेम्परेचर की कंडीशन में जो प्रेशर लगा करके हम उसको लिक्विफाई करते हैं, उसको गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रेशर को हम बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर या क्रांतिक दाब। और उस टाइम गैस का जो वॉल्यूम है उसको हम बोलते हैं क्रांतिक आयतन या फिर क्रिटिकल वॉल्यूम, VC = 3B। और ये तीनों रिलेशन आपको याद रखने, ठीक। यहां पर एक चीज देखिए, क्रिटिकल टेम्परेचर का फार्मूला 8A/27 RB है, और पिछली क्लास में आपने पढ़ा था इन्वर्जन टेम्परेचर का फार्मूला और बायल टेम्परेचर का फार्मूला। तो इन्वर्जन टेम्परेचर क्या था, ये था 2A/RB, और बायल टेम्परेचर का फार्मूला था A/RB। ये जो A और B है इसको हम वान डर वाल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, और जो कैपिटल R है इसको हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर वाले ये तीनों फार्मूले आप याद रखिए, और इन तीनों के बीच में कभी भी रिलेशन बना करके कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये जो आपके क्रिटिकल सभी कांस्टेंट हैं इनको हम R × TC/PVC कर लें तो ये जो वैल्यू आती है ये 8/3 के इक्वल आती है, और इस पूरे टर्म को हम बोलते हैं क्या, क्रिटिकल कोफिशिएंट यानी क्रांतिक गुणांक। तो क्रांतिक गुणांक की वैल्यू 8/3 होती है, इसको RTC/PCVC, ये सारी वैल्यूज आपने यहाँ जो लिखी है उसको यहाँ पर रख के इसको सॉल्व करेंगे तो 8/3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट फेनोमेना। ट्रांसपोर्ट फेनोमेना का क्या मतलब है, ट्रांसपोर्ट फेनोमेना का मतलब ये होता है इट अराइजेज इन नॉन इक्विलिब्रियम। मतलब अगर कोई गैस है और दो अलग अलग टाइप की सपोज गैसेस हैं, और उन गैसेस को हम आपस में मिक्स कर रहे हैं, और अगर वो गैसेस इक्विलिब्रियम में नहीं है, साम्यावस्था में नहीं है, तो उन गैसेस के बीच में कुछ चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, एक तरह से इधर से उधर, उधर से इधर ट्रांसफर होता है। और इस ट्रांसफर होने की वजह से जो घटना होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट फेनोमेना, ठीक है। तो जब गैसेस इक्विलिब्रियम में नहीं होती हैं उस दौरान उनके अलग अलग दो भाग के बीच में कुछ भौतिक राशियां या कह लीजिए कुछ चीजों का ट्रांसफर होता है या ट्रांसपोर्ट होता है, और इस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो फेनोमेना होती है, जो घटना होती है, उसको हम ट्रांसपोर्ट फेनोमेना बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसमें 3 पार्ट आते हैं ट्रांसपोर्ट फेनोमेना में। 3 फेनोमेना हमें यहां पर देखना है, एक है आपका विस्कोसिटी, एक है कंडक्टिविटी यानी कंडक्शन, और एक है डिफ्यूजन, है ना। विस्कोसिटी, कंडक्शन और डिफ्यूजन। तो विस्कोसिटी वाली बात का क्या मतलब है, सपोज कि गैस के किसी भी गैस जो कि नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में है उसके 2 हिस्से की हम बात कर रहे हैं, और दोनों हिस्से में क्या है, वेलोसिटी अलग अलग है। अगर वो इक्विलिब्रियम में नहीं है तो हर एक भाग की अपनी अलग अलग वेलोसिटी होगी।
और अलग अलग वेलोसिटी होने की वजह से उनके किसी भी दो भाग के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। अगर सेम वेलोसिटी होती तो साथ ही में आगे जाते, लेकिन अलग अलग वेलोसिटी होने की वजह से रिलेटिव मोशन इनके बीच में होगा। और इसकी वजह से क्या होता है कि हाई वेलोसिटी वाले रीजन से, हाई वेलोसिटी वाले भाग से लो वेलोसिटी वाले रीजन में मोमेंटम का ट्रांसफर होता है। ठीक है ना। गैसेस जब इक्विलिब्रियम में नहीं होती हैं तो उनके अलग अलग भाग की वेलोसिटी अलग अलग होती है, जिससे उनके बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है। और इस रिलेटिव मोशन में क्या होता है कि अब जिस भाग की वेलोसिटी ज्यादा और जिस भाग की वेलोसिटी कम है, हाई वेलोसिटी वाले रीजन से लो वेलोसिटी वाले रीजन में मोमेंटम का ट्रांसफर होता है, ताकि इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाए और हर एक भाग की स्पीड सेम हो जाए, है ना, हर एक पार्ट की स्पीड सेम हो जाए और इक्विलिब्रियम आ जाए। तो जब मोमेंटम का ट्रांसफर होता है अलग हाई रीजन वाली वेलोसिटी से लो वेलोसिटी वाले रीजन में, तो इसकी वजह से जो फेनोमेना होता है उसी फेनोमेना को हम बोलते हैं विस्कोसिटी, जिसको हम पिछले यूनिट में मैकेनिक्स में डिटेल में पढ़ चुके हैं, है ना। तो वेलोसिटी नाम की फेनोमेना मोमेंटम के ट्रांसफर की वजह से आती है। एक बात आप ध्यान रखें कि ये जो विस्कोसिटी नाम की फेनोमेना है ये गैस के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। गैस की विस्कोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के ट्रांसपोर्ट होने की वजह से विस्कोसिटी होती है गैस की। लेकिन अगर किसी लिक्विड की विस्कोसिटी की बात करें तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उस गैस के दो अलग अलग मतलब उस लिक्विड के दो अलग अलग लेयर के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला कोहेसिव फोर्स। ठीक है, लिक्विड के विस्कोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है कोहेसिव फोर्स और गैस के विस्कोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम। ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोमेंटम। ये एक इंपॉर्टेंट बात, लिक्विड की विस्कोसिटी के लिए कोहेसिव फोर्स और गैस के लिए मोमेंटम। तो यहां पर हम गैस की बात कर रहे थे, मोमेंटम का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, विस्कोसिटी आ गई थी। ठीक है ना। और विस्कोसिटी के लिए एक फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए 1/3 mn, ये वही पुराना वाला mn, v बार भी वही है और लैम्डा का मतलब मीन फ्री पाथ। तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना है साथ में। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से बाकी के दोनों आपके ट्रांसपोर्ट फेनोमेना है कि अगर वो गैस आपका इक्विलिब्रियम में नहीं है तो एक भाग का टेम्परेचर ज्यादा होगा, दूसरे भाग का टेम्परेचर कम होगा। और हाई टेम्परेचर वाले रीजन से लो टेम्परेचर वाले रीजन में क्या होगा? एनर्जी ट्रांसफर होगी, या हाई टेम्परेचर वाले रीजन के मॉलिक्यूल लो टेम्परेचर वाले रीजन की तरफ ये मूव करेंगे, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर होगा इस वाले रीजन से इस वाले रीजन में। और ये इसलिए होगा ताकि दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाए और पूरा गैस एक नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। तो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करने के लिए ये इधर हाई टेम्परेचर वाले रीजन से लो टेम्परेचर वाले रीजन में गैस के मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। और इसकी वजह से जो फेनोमेना हो रही है इसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन, है ना। जब ये यहां पर हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल की तरफ जा रहे हैं, उस रीजन में जा रहे हैं, तो इसी को तो कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका दूसरा फेनोमेना हो गया, ट्रांसपोर्ट फेनोमेना। और कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी के लिए फार्मूला है K इक्वल टू, बिल्कुल यही फार्मूला है, सिर्फ आगे क्या आ जाएगा? CV आ जाएगा। बिल्कुल सेम चीज है, बस CV आ जाएगा। आप कह सकते हैं कि ये पूरा जो पार्ट है वो एक्चुअल में ईटा के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और इनटू में CV। और यहां से हम CV के लिए रिलेशन निकाल सकते हैं, CV इक्वल टू K/ईटा। और ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, K/ईटा इक्वल टू CV। ठीक। और तीसरा ट्रांसपोर्ट फेनोमेना जो है वो है आपका डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन कब होता है? जब गैसेस आपकी इक्विलिब्रियम में नहीं होती हैं, एक भाग का कंसंट्रेशन अलग होता है, दूसरे भाग का कंसंट्रेशन अलग होता है। इक्विलिब्रियम में आने के लिए हाई कंसंट्रेशन से गैस मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन वाले रीजन में ट्रांसपोर्ट करने लगते हैं, यानी गैस के मॉलिक्यूल जा रहे हैं, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं मास का ट्रांसफर हो रहा है। और मास के ट्रांसफर होने की वजह से ये जो फेनोमेना हो रही है, इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। ठीक है, और यहां पर जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट है उसका फार्मूला 1/3 V बार लैम्डा, 1/3 V बार लैम्डा। ठीक, तो ये एक अपने आप में कंप्लीट क्वेश्चन है। ट्रांसपोर्ट फेनोमेना कब आता है गैसेस में? जब गैसें इक्विलिब्रियम में नहीं होती हैं। कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट फेनोमेना है? विस्कोसिटी है, कंडक्शन है और डिफ्यूजन है। विस्कोसिटी किसकी वजह से आती है? तो मोमेंटम के ट्रांसफर की वजह से गैस के लिए, है ना। और कंडक्शन किसकी वजह से आता है? काइनेटिक एनर्जी के ट्रांसफर की वजह से। और डिफ्यूजन किसकी वजह से होता है? मास के ट्रांसफर होने की वजह से। और ये तीनों कोफिशिएंट आपको याद रख लेने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल कितने भी इंडिपेंडेंट मोशन कर सकता है, उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम या स्वतंत्र कोटि बोलते हैं। मोनोएटॉमिक गैस के लिए स्वतंत्र कोटि यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं और तीनों के तीनों ट्रांसलेशनल होते हैं। डाइएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होते हैं, जिसमें से 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल होते हैं। ट्राई एटॉमिक
ट्राई एटॉमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है नॉन लीनियर, अगर हम ट्राई एटॉमिक गैस की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो उसमें 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल यानी कि टोटल 6 होते हैं। ठीक है, अब देखिए ट्राई एटॉमिक में एक और कंडीशन है, बट अगर कुछ नहीं बोला जाता है तो आप हमेशा इसको लेकर के चलिएगा। जब भी ट्राई एटॉमिक की बात होगी तो हम 6 की बात करेंगे, लेकिन स्पेशली अगर बोला जाए कि ट्राई एटॉमिक में कैसा है, लीनियर मॉलिक्यूल है, ट्राई एटॉमिक में लीनियर मॉलिक्यूल है, जैसे ये कार्बन CO2 है ना, सी डबल बॉन्ड O इधर और इधर भी, तो ये एक लीनियर मॉलिक्यूल हो गया। और जब लीनियर मॉलिक्यूल की बात होगी तो ये बिल्कुल इसके जैसा डाई एटॉमिक के जैसा बिहेव करेगा, डाई एटॉमिक के जैसा बिहेव करेगा, इसलिए इसमें 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल यानी कि टोटल 5 इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। लेकिन ध्यान रहे कि ये किसके लिए है, अगर कुछ नहीं मेंशन किया गया है तो हम इन जनरल इसको लेकर के चलते हैं। नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, डाई एटॉमिक के लिए 5 है और मोनो एटॉमिक के लिए 3 होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है गामा। गामा नाम का एक जो टर्म है जो कांस्टेंट है, वो सीपी और सीवी का रेशियो है। सीपी और सीवी के रेशियो को गामा बोलते हैं। ये ES/ET के बराबर होता है, मतलब एडियाबैटिक इलास्टिसिटी और आइसोथर्मल इलास्टिसिटी का रेशियो भी गामा के बराबर होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में अगर हम गामा को लिखना चाहें तो 1+2/F होता है, ये भी गामा के इक्वल होता है। तो अगर आपको मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू निकालनी है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू रख दीजिए 3। अगर डाई एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू निकालनी है तो आप F की जगह पर रख दीजिए 5। और अगर आपको ट्राई एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू निकालनी है तो F की जगह पर रख दीजिए 6। और इसको सॉल्व करने पर आपका गामा की वैल्यू आ जाती है 1.67, 1.40, 1.33। ठीक है। और ये जो CV की वैल्यू है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूले इसके आप याद रख सकते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म में 1/2FR और गामा की टर्म में आता है R/γ-1। और अगर आपको CV के ये दोनों फार्मूले मिल गए तो आप CP निकाल सकते हैं। मेयर का फार्मूला जो था ना, CP - CV = R, इसका इस्तेमाल करके आप ये दोनों फार्मूले भी निकाल सकते हैं। CV की ये वाली वैल्यू यहां पर रख देंगे तो CP की ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, CV की ये वाली वैल्यू यहां पर रख देंगे तो CP की ये वाली वैल्यू मिल जाएगी आपको। लेकिन याद नहीं रखना है इसको, आप याद सिर्फ इसको रखिए, क्योंकि ये तो आप कभी भी निकाल लेंगे, यही इंपॉर्टेंट है और इसी से सब कुछ हो जाएगा आपका। ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट इस इंपॉर्टेंट रिवीजन का, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये कहती है कि जो एनर्जी होती है किसी भी गैस की, वो उसके हर एक मॉलिक्यूल को बिल्कुल बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती है, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो अगर हम किसी एक मॉलिक्यूल का उसके एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो किसी एक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए किसी एक मॉलिक्यूल का अगर हम एनर्जी निकालें तो उसकी एनर्जी का फार्मूला आता है कितना, 1/2 kBT। और आपको पता भी है K वाला कॉन्सेप्ट कब आता है, एक मॉलिक्यूल के लिए, R वाला कॉन्सेप्ट कब आता है, एक मोल के लिए। तो एक मॉलिक्यूल का एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी का फार्मूला है 1/2 kBT। एक मॉलिक्यूल का नहीं बल्कि एक मोल का एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी का फार्मूला 1/2 RT। इसमें और इसमें सिर्फ यही मॉलिक्यूल और मोल का डिफरेंस है और K और R का डिफरेंस है। लेकिन आपको पता है गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम एक से ज्यादा हो रहा है ना। अगर आप मोनो एटॉमिक है तो 3 है, डाई एटॉमिक है तो 5 है, ट्राई एटॉमिक है तो 6 है। तो सिर्फ एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए अगर हमने एनर्जी निकाल ली एक मॉलिक्यूल, एक मोल गैस का, तो जितने भी उसके टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 6 हो, उनके लिए टोटल एनर्जी निकालने के लिए क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को F हमने बोल दिया, तो एक मोल के लिए हमने निकाला था, एक मोल का एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का एनर्जी, तो एक मोल का और F यानी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी हो जाएगा 1/2 FRT। और ये तो हमने सिर्फ एक मोल के लिए निकाला। अगर नंबर ऑफ मोल एक की बजाय म्यू मोल हो जाए तो यही एनर्जी म्यू मोल गैस के लिए हो जाएगा कितना, टोटल एनर्जी का फार्मूला E = 1/2 म्यू FRT। ये किसके लिए फार्मूला होगा, ये होगा म्यू मोल गैस का सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए टोटल एनर्जी का फार्मूला। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर हमने रिवाइज करा दिए हैं। अब हम प्रॉब्लम के ऊपर आएंगे और आप देखेंगे कि जितने भी प्रॉब्लम इस पूरी क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं या जो भी इसके अलावा बच गए, आपके पास बुक्स होंगी प्रीवियस ईयर की, आप वहां से देख लेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। अब सिर्फ हमें उन क्वेश्चंस को देखना है किस तरीके से वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम नंबर 1 पर आते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर द टेम्परेचर ऑफ गैस T at which the root mean square velocity is twice its value at 0 डिग्री सेल्सियस is, यानी कि T टेम्परेचर पर गैस का जो वर्ग माध्य मूल वेग है
वो 0 डिग्री सेल्सियस वाले वर्गमूल माध्य मूल वेग का 2 गुना है तो टेम्परेचर T की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो यानी ये सिचुएशन ये है कि T इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर कुछ VRMS की वैल्यू है, उसको अगर हम उसको V नाम दे दें तो यही कह रहे हैं कि इसको T1 मान लीजिए, इसको आप VRMS 1 मान लीजिए। तो T2 इक्वल टू T पर आपको बताना है कि T2 की वैल्यू कितनी होगी, जबकि ये कह रहे हैं कि इस पर जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ये इस वाले रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के 2 गुने के बराबर है। ठीक है, तो अब आपको फार्मूला पता ही है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, VRMS इज इक्वल टू √3RT अपॉन M। अगर गैस एक ही है तो M की वैल्यू सेम होगी, तो इससे पता चल रहा है रेशियो हम लेंगे अगर तो यह आ जाएगा VRMS 1 अपॉन VRMS 2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो यहां पर आ जाएगा √T2 अपॉन क्या T1 के। ठीक है, और इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, तो VRMS 1 की वैल्यू कितनी है, ये है V के बराबर, यहां पर हम रख देंगे V, और VRMS 2 की वैल्यू कितनी है, ये 2V के बराबर, और ये T2 जो यहाँ पर सॉरी यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 होगा ना, और इधर 2 है तो इधर भी 2 होगा, उल्टा लिख दिया हमने, ऐसे होगा। तो T1 कितना है, T1 इज 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273, यहाँ पर केल्विन में वैल्यू लिखी जाएगी, ये 273 केल्विन हो जाएगा, और अपान में यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, T2 की जगह पर T। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, V से V कैंसिल, और ये स्क्वायर रूट के अंदर था, स्क्वायर कर दीजिए तो 1/4 इक्वल टू 273 अपॉन T, तो T इक्वल टू हो जाएगा 4 × 273। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये पूरा आंसर किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। तो 4 × 3 12, और 4 × 7 28 29, और 4 दूना 8 और 2 10, 1092 केल्विन आ गया आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1092 केल्विन तो कहीं नहीं लिखा है ना, 1092 केल्विन कहीं नहीं लिखा है, और ये दोनों ऑप्शन सेम लिख दिए गए हैं, कुछ गड़बड़ हो गया है। फिलहाल मैं चेक कर लेता हूं, अगर इसको डिग्री सेल्सियस में देखें, डिग्री सेल्सियस में कितना आ जाएगा, ये डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा 1092 में से 273 आपको माइनस करना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 12 - 3 किया 9 हो गया, और 8 यानी 1 हो गया, 819 कितना हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 819 डिग्री सेल्सियस में आएगा, केल्विन में तो 1092 आएगा, तो इसलिए यहाँ पर अगर ये डिग्री सेल्सियस दिए होते तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, एक आंसर यहाँ पर, एक ऑप्शन आपका डिग्री सेल्सियस का रहेगा तब, या तो फिर केल्विन में ये वाला ऑप्शन दे देते तब ठीक था। ठीक, चलिए, तो ये फार्मूला आपने देख लिया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, इसी के ऊपर ये प्रॉब्लम था, और ये पीजीटी 2021 का था, करंट क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसको करा दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सर्टेन गैस एट प्रेशर P and temperature T is 2 × 10⁻⁻7 meter. The mean free path for the same gas at pressure P/2 and temperature 2T will be. तो टेम्परेचर T और प्रेशर P पर गैस का जो माध्य मुक्त पथ था उसकी वैल्यू यहां पर गिवन है। कह रहे हैं कि अगर प्रेशर P की बजाय P/2 हो जाए और टेम्परेचर T की बजाय 2T हो जाए तो नया माध्य मुक्त पथ क्या होगा। आपने एक फार्मूला पढ़ा अभी ना माध्य मुक्त पथ के लिए, लैम्डा इक्वल टू, दोनों फार्मूले हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, 1/√2 πn d², ये पहला फार्मूला। दूसरा क्या था, दूसरा था KT/√2 पाई, अब यहाँ n नहीं बल्कि p, और उसके बाद क्या d²। आप अगर इस वाले रिलेशन को ध्यान से देखें तो आपको पता चल रहा है कि लैम्डा प्रोपोर्शनल टू क्या है, T/p, माध्य मुक्त पथ प्रोपोर्शनल टू T/p, और यहां से अगर आप रेशियो निकालेंगे तो लैम्डा 1/λ2 इक्वल टू मिलेगा आपको T1/T2 इंटू क्या मिलेगा यहाँ पर P2/P1, क्योंकि ये उल्टा है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उल्टा हो गया, लैम्डा 1/λ2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ P2/P1, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो T1/T2। ठीक है, अब आप यहाँ पर सारी वैल्यू रख दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए आसानी से। अब देखिए लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁻7, ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻7 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू T1 की वैल्यू, T1 मतलब T है, और T2 मतलब कितना है, T2 का मतलब है यहाँ पर 2T, और P2 का मतलब कितना है, P2 मतलब P/2, ये है P/2, और P1 का मतलब है P, यहाँ पर P हो जाएगा। अब ये P से P और T से T कैंसिल, ये हो गया 1/4, और 1/4 इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा तो लैम्डा 2 इक्वल टू आ जाएगा कितना, 2 × 10⁻⁻7, और इंटू में आ जाएगा ये 4, यानी कि 8 × 10⁻⁻7 मीटर। ये हो जाएगा नया माध्य मुक्त पथ। और ये रिलेशन आपको याद रखना है कि माध्य मुक्त पथ जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो 8 × 10⁻⁻7 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए और ये फार्मूला पूरा एकदम याद कर लीजिए अच्छे से। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड एवरेज स्पीड ऑफ अ गैस इनक्लोज्ड इन अ वेसल इज। एक बर्तन में बंद गैस की अधिकतम संभाव्य वेग और उसकी जो औसत वेग है उनका अनुपात आपको बताना। ये करंट क्वेश्चन है पीजीटी 2021 का। तो आपने देखा था ना, मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी के अकॉर्डिंग 3 तरह की वेलोसिटी इन्होंने डिफाइन करी थी। एक था उनका आरएमएस वेलोसिटी, और दूसरा इनका एवरेज वेलोसिटी, और तीसरा इनका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। आरएमएस के लिए फार्मूला क्या था? ये फार्मूला था आपका 3RT/m। एवरेज के लिए फार्मूला क्या था? एवरेज के लिए फार्मूला था 8RT/πm। और लास्ट वाला फार्मूला मोस्ट प्रोबेबल के लिए क्या था? ये फार्मूला 2RT/m। आपको ये सीक्वेंस भी याद रखना होगा। ये सीक्वेंस आपको इसीलिए याद रखना होगा क्योंकि हमने आपको बताया कि VRMS इज ग्रेटर देन VAverage इज ग्रेटर देन V मोस्ट प्रोबेबल, है ना। ये सीक्वेंस सवाल में बार बार पूछा गया है। ये याद करने के लिए आपको ये आंसर भी इसी तरीके से सीक्वेंस में याद करना है, नहीं तो उल्टा सीधा हो जाएगा। और ये रेशियो तो आप निकाल ही लेंगे सबका, है ना। 1 पॉइंट कितना करके आता है? ये 1.7 आता है, 73, और ये 1.6 आता है, और यहाँ पर कितना आता है? √2 का मतलब कितना? 1.41। ये इस तरह का रेशियो भी आता है। तो आपको इन दोनों का यहाँ पर रेशियो पूछा गया, और पहले किसका नाम है? पहले मोस्ट प्रोबेबल है, उसके बाद एवरेज है। मतलब पहले इसको लेना है, बाद में इसको लेना है। यानी आपको निकालना है V मोस्ट प्रोबेबल अपान में V एवरेज, है ना। इनका रेशियो बताना है, तो इनका रेशियो ले लीजिए, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। ये आपका 2KT या 2RT/m और डिवाइडेड बाई ये V एवरेज में करेंगे तो ये आ जाएगा 8KT या 8RT/πm। सब कुछ तो सेम ही है, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 8/π, बाकी ये पूरी वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी। यानी ऊपर से बचा √2 और नीचे से बचा √8 अपान कितना? पाई, √8/π। अब इसको आप देखिए, ये √π ऊपर चला जाएगा तो आपको मिलेगा √2 इंटू √π और अपान में √8। √8 का मतलब 4 इंटू 2, 4 का स्क्वायर √2 आएगा और उसके बाद 2 बचेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। √π/2 आ गया इनका रेशियो, √π/2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये तीनों फार्मूले साथ में आप लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ज्यादा तो टाइम देने की जरूरत है नहीं क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट तो हमने शुरुआत में डिस्कस कर दिए हैं। एक आदर्श गैस के अणुओं का दाब P और 2P पर वर्ग माध्य मूल वेगों का अनुपात बताना है। ठीक है, वर्ग माध्य मूल यानी कि VRMS जो वेलोसिटी है उसका रेशियो बताना है। और एक बार प्रेशर P है और दूसरी बार प्रेशर 2P है, गैस सेम ही है, गैस सेम ही है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वर्ग माध्य मूल वेग जो है यानी कि जो VRMS वेलोसिटी है उसका प्रेशर के साथ क्या रिलेशन होता है, तभी हम इसको आगे निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखिए आपके पास फार्मूला जो था, एक शुरुआत में हमने प्रेशर का फार्मूला पढ़ा था, P = 1/3mn/v और ये V स्क्वायर का एवरेज, है ना, V स्क्वायर का एवरेज। और VRMS का मतलब क्या होता है? VRMS का जो मतलब है वो क्या है? वो यही है ना कि स्क्वायर का एवरेज निकाला जाए। VRMS का मतलब ये होता है कि स्क्वायर का एवरेज निकाला जाए, यानी कि और उसके बाद स्क्वायर रूट लिया जाए, √V स्क्वायर उसका एवरेज। V का स्क्वायर मतलब V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर, V3 स्क्वायर, ऐसे सबका स्क्वायर करना है, फिर सबको प्लस करके उसका एवरेज लेना है, और एवरेज लेने के बाद जो आएगा उसका स्क्वायर रूट लेना है। यानी आप कह सकते हैं कि ये है आपका मीन, यानी स्क्वायर मीन है ना, मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को ही हम VRMS बोलते हैं। तो इसकी जगह पर तो हम ये टर्म ला सकते हैं और यहाँ पर प्रेशर भी आ जाएगा तो काम बन जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा, देखिए VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? V स्क्वायर का एवरेज, और V स्क्वायर का जो एवरेज है वो क्या बन जाएगा? VRMS का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा फार्मूला P = 1/3mn/v और यहाँ पर लिखेंगे हम VRMS का स्क्वायर। ठीक है, और बन गया ये वो रिलेशन जिससे हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन में दो अलग अलग प्रेशर दिया हुआ है और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहे हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ से आ जाएगा P1/P2, ये पूरी वैल्यू तो सेम ही आएगी, दोनों बार कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आएगा VRMS फर्स्ट स्क्वायर अपान VRMS सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी आपको देखिए आपस में इंटरचेंज, इंटर रिलेट करना आना चाहिए, और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप हर एक चीज का मतलब समझते होंगे। तो हमने आपको VRMS का मीनिंग समझाया, V एवरेज का मीनिंग समझाया, V मोस्ट प्रोबेबल का मीनिंग भी आप याद रखें कि सबसे ज्यादा जिस वेलोसिटी वाले लोग प्रेजेंट हैं
वो वेलोसिटी तो ज्यादा नहीं है, लेकिन उस वेलोसिटी को रखने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, उसको हम वी मोस्ट प्रोबेबल बोलते हैं। तो ये चीजें पता होंगी तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो ऐसा कोई डायरेक्टली फार्मूला किसी को याद नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर हम रख देते हैं P1 और P2, P1 P है और P2 जो है वो 2P है, तो P1 अपान P2 यानी कि P अपान में कितना 2P, ये P से ये P कैंसिल हो जाएगा, तो यानी इनके जो स्क्वायर का एवरेज रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1/2 के बराबर। लेकिन हमें इनका सिर्फ रेशियो चाहिए, इनके स्क्वायर का रेशियो नहीं चाहिए, तो इनका स्क्वायर रूट लेंगे और स्क्वायर रूट लेने के बाद कितना आ जाएगा ये, यानी VRMS1 अपान VRMS2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेने के बाद कितना हो जाएगा ये 1/√2। तो 1/√2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाली कहानी आप समझ जाएंगे अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या कर रहे हैं, वास्तविक गैस का आदर्श गैस से विचलन न्यूनतम होगा। द डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस इज मिनिमम एट। रियल गैस आइडियल गैस से ज्यादा डेविएट नहीं कर रही है, मतलब रियल गैस अब आपका आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगा है, ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं रहा। कब? हमने पीछे अभी अभी आपको बताया कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर, उच्च ताप और निम्न दाब पर, है ना, उच्च ताप और निम्न दाब पर जो गैसेस का, जो रियल गैसेस होती हैं वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ऐसी कंडीशन में जो रियल गैसेस होती हैं, ऐसी कंडीशन में जो रियल गैस होती है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है। ठीक है, यही ये प्रॉब्लम पूछ रहे थे कि रियल गैस और आइडियल गैस में ज्यादा डेविएशन नहीं बचता। कब? हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर। तो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर ये है नहीं, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हाई टेम्परेचर होना चाहिए, लो प्रेशर होना चाहिए, ये सीक्वेंस उल्टा करने का इनका टारगेट यही था कि आप कंफ्यूज हो जाए, इसलिए मैं बार बार ये चीज पढ़ रहा हूं, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, उच्च ताप और निम्न दाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, The RMS speed of oxygen is V at a particular temperature. If the temperature is doubled and oxygen molecule dissociates into oxygen atoms, molecule जो है वो एटम में dissociate हो गया, the RMS speed becomes, क्या कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का वर्ग माध्य मूल वेग किसी एक ताप पर था V, और अगर आपका ऑक्सीजन का जो अणु है वो ऑक्सीजन के परमाणुओं में विभक्त हो जाए और टेम्परेचर को 2 गुना कर दिया जाए तो वर्ग माध्य मूल वेग कितना हो जाएगा। ठीक है, वर्ग माध्य मूल वेग कितना हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपको पता है कि VRMS जो है वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, ये है फार्मूला आपका 3RT/m। इसमें आपका T और M दोनों मैटर करता है ना, T और M दोनों मैटर करता है। तो पहले सिचुएशन में था ये आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का अणु, और ऑक्सीजन जो है नॉर्मली ये डाई एटॉमिक गैस है, तो ये डाई मतलब दो एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना करके इस तरीके से स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। लेकिन अगर ये जब ब्रेक हो जाएगा तो ब्रेक होने के बाद अब ये सिंगल अलग अलग हो गए ना, तो अब अगर इनकी हम बात करें और इनकी बात करें तो इनकी वेलोसिटी का अलग कहानी है, इनकी वेलोसिटी अलग है। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो इनके मॉलिक्यूलर वेट का 2 गुना है, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन का ये इस तरह से लिखते हैं ऑक्सीजन 816, मतलब ऑक्सीजन के एटम का अगर हम एटॉमिक वेट कहें, ये क्या है अभी एटॉमिक वेट, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है 16, लेकिन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर वेट का मतलब कि 2 ऑक्सीजन एक साथ होते हैं और ये हो जाएगा कितना 32। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट है 32, लेकिन ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है कितना 16। और ये जो फार्मूले में m है, ये फार्मूला जब हम गैस के मॉलिक्यूल के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये मॉलिक्यूलर वेट है, और हम अगर एक एटम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये एटॉमिक वेट भी है। ठीक है ना, ये एटॉमिक वेट भी है। जो गैसेस सिंगल एटम के फॉर्म में है तो इस मॉलिक्यूलर वेट की जगह पर उसका एटॉमिक वेट रखेंगे, है ना, उनका अणु भार परमाणु भार रखेंगे, और अगर वो अणु के रूप में है तो अणु भार रखा जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो ये जो फार्मूला आपका है इसमें m और t बदल रहा है, और m और t के अकॉर्डिंग आपको ये v भी बदलना होगा। तो पहली कंडीशन में जो VRMS है वो v दिया हुआ है, क्वेश्चन में v दिया हुआ है। दूसरी कंडीशन में जो आएगा VRMS उसको हम v डैश बोल रहे हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए रेशियो कैसे आएगा, 3 और r तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमें ये मिलेगा कि T1/T2 इंटू
यहाँ मिलेगा m2 अपान m1, उल्टा रिलेशन है m का ना, तो t1 अपान t2 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 1 अपान m2 और अपान में 1 अपान m1 तो उल्टा हो जाएगा, सॉरी 1 अपान m1 डिवाइडेड बाई 1 अपान m2, तो ये m2 अपान m1 हो जाएगा। ठीक, तो यहां से आप देखिए जरा कि T1 अपान T2, T1 की जगह पर क्वेश्चन में दिया हुआ था टेम्परेचर T, और जो दूसरा टेम्परेचर था वो 2 गुना कर दिया गया था, यानी कि 2T। और M2 की बात करें, अब इसका जो मॉलिक्यूलर वेट अगर बोल दें इसको, जो कि एटॉमिक वेट है एक्चुअल में, ये पहले का आधा हो चुका है, तो इसको हम लिखेंगे 16, लेकिन जब ये पूरा मॉलिक्यूल के फॉर्म में था तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट था वो था 32। ठीक है, यही इसका प्रॉब्लम था, इस क्वेश्चन में यही कहना चाह रहे थे कि जब ये 32 m की वैल्यू 32 से 16 हो जाएगी और टेम्परेचर 2 गुना हो जाएगा तो इसका VRMS स्पीड कितना होगा। तो यहाँ से देखिए, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए 2, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए 1/2, 1/2 और 1/2 स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा 1/2, और इधर क्या है V/V डैश, यानी V/V डैश इज इक्वल टू 1/2, तो V डैश इक्वल टू कितना 2 × V, यानी कि जब आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम में ब्रेक हो जाएगा और टेम्परेचर 2 गुना हो जाएगा, तो ऐसे में जो VRMS स्पीड है वो पहले वाले VRMS स्पीड का 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 2V के बराबर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग समझ रहे हैं ना कि किस तरीके से ये रेशियो लिया गया है। ये रेशियो कैसे लिया गया है, दो अलग अलग कंडीशन में, एक कंडीशन के लिए ये वैल्यू लिखिए, जैसे VRMS 1 बोलिए, इसको T1 बोलिए, इसको M1 बोलिए, फिर एक बार और ऐसे करिए, दोनों को डिवाइड करिए, तो 3R पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ T1 अपान M1 होगा डिवाइडेड बाई T2 अपान M2 होगा, उल्टा जब मल्टीप्लाई करेगा तो मिलेगा T1 अपान M1, तो ये है, और जो नीचे आपका T2 अपान M2 था वो उल्टा होकर M2 अपान T2 बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं कि फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस, एक परमाणु गैस के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एक परमाणु गैस का मतलब क्या, एक परमाणु गैस मतलब जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होने के बाद अगर आप चाहें तो इसका CV निकाल सकते हैं 1/2 FR वाले फार्मूले से, आप F की वैल्यू 3 रख देंगे, कितना हो जाएगा ये 3/2R। आप इसका CP भी निकाल सकते हैं, ये फार्मूले CP माइनस CV इज इक्वल टू R, तो CP इक्वल टू हो जाएगा CV प्लस में R, और CV की वैल्यू आपने निकाली 3/2R, और प्लस में ये R, कितना हो जाएगा ये 2 और 3 5/2R। एक परमाणु गैस के लिए, मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, CV की वैल्यू 3/2R होती है, और CP की वैल्यू 5/2R होती है। इसमें CP और CV की ही बात हो रही है, तो आप मिला लीजिए, और आई थिंक पहला ये ऑप्शन करेक्ट है, CV इज इक्वल टू 3/2R, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। बाकी हमने CP भी निकाल लिया, हो सकता था CP वाला ऑप्शन मैच कर जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। The temperature at which root mean square velocity of hydrogen molecule at -73 degree Celsius is equal to the velocity of oxygen molecule is, यानी आपको बताना है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए ऐसा टेम्परेचर कि उसका जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो वो -73 डिग्री सेल्सियस वाले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले तो हमें यह पता करना होगा, सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि हाइड्रोजन का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है कितना, फिर उसी को ऑक्सीजन के रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बराबर कर देंगे। तो VRMS का फार्मूला, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला आपको पता है 3RT अपान m, 3RT अपान m। अगर हम हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं तो आपको पता है हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक गैस होती है, ये H2 के फॉर्म में होती है, H के फॉर्म में नहीं होती। और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन तो 3 तरह के हाइड्रोजन होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3, है ना। इसको हम बोलते हैं प्रोटियम, इसको ड्यूटीरियम और इसको ट्राइटियम। ये रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन है, इसको हम हैवी हाइड्रोजन बोलते हैं, और ये आपका हो गया नॉर्मल हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन की बात होती है तो वो एक्चुअल में हमारा ये वाला हाइड्रोजन होता है जिसका एटॉमिक वेट 1 होता है, जिसका एटॉमिक वेट 1 होता है। और ऐसे दो हाइड्रोजन अगर हो गए तो अब इस H2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि एक का अगर 1 है तो 2 लोग हो गए तो 2 हो गया, है ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, तो मॉलिक्यूलर वेट H2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना 2, तो यहां पर हम m की वैल्यू 2 रख देंगे। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है -73 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा 200 केल्विन, ये हो जाएगा 3R और यहाँ 200 केल्विन डिवाइडेड बाई m की जगह पर रखेंगे 2। ठीक है, इसको कोई इक्वेशन आप मान लीजिए। दूसरा, ये हमने हाइड्रोजन के लिए कर दिया, अब ऑक्सीजन के लिए करना होगा सेम तरीके से। ऑक्सीजन के लिए क्या है 3RT अपान में m। ऑक्सीजन के लिए टेम्परेचर फाइंड आउट करना है तो ये तो अपनी जगह पर ऐसे रहेगा
ये हो जाएगा 3RT अपान में m, और m की जगह पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट, एक ऑक्सीजन की बात करें तो इसका एटॉमिक वेट 16, O2 की बात करें क्योंकि ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहता है तो ये 32 हो गया मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पर 32, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -73 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन का जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वही ऑक्सीजन का भी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगा, तो उस टेम्परेचर T की वैल्यू बतानी थी, यानी इन दोनों को आपस में इक्वल करना है, T की वैल्यू निकालनी है। अब देख लीजिए इसको क्या करना है, सिर्फ एक सिंपल सा कैलकुलेशन कर लीजिए आप, सिंपल सा कैलकुलेशन इन दोनों को इक्वेट करके, तो ये हो गया √3r इंटू में 200 अपान में, वैसे तो जल्दी से हम ऐसे ही मन में ही कर सकते थे बट हम बोर्ड पर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमें तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा चीज़ों को। 3r से 3r कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 100 आएगा, स्क्वायर रूट लेने पर 10 आ जाएगा, और यहाँ पर ये अंडर रूट के अंदर t था और अपान में 32 था। अब ये जो 32 है इसका स्क्वायर रूट अगर लेना है आपको तो इसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, तो t अपान में 32 को लिखिए 8 गुणे 4, 8 गुणे 4, और 8 को आप लिखिए 4 गुणे 2, तो 4 बाहर निकलेगा, रूट के अंदर 2 बचेगा, तो यानी 1/4, और यहाँ बचेगा अंडर रूट t अपान में 2, किसके इक्वल है ये 10 के इक्वल है, किसके इक्वल 10 के इक्वल, ये हो जाएगा यहाँ से 40, स्क्वायर करिए तो t अपान 2 इक्वल टू 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, यानी कितना हो जाएगा, t की वैल्यू हो जाएगी 3200 केल्विन, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3200 केल्विन। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो है वो टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो आप इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लीजिए, 3200 में से 273 माइनस कर लीजिए, 273 माइनस कर लीजिए, तो 200 यही गायब हो जाएगा, तो 3000 बचेगा, और 3000 में से 73 गायब कर देंगे तो 2900 कितना हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो करना कुछ नहीं था, आपको हाइड्रोजन के लिए निकालना था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, फिर ऑक्सीजन के लिए निकालना था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जो वैल्यूज पता है जैसे कि मॉलिक्यूलर वेट दोनों का पता है वो रख दिया, ऑक्सीजन के लिए ये हाइड्रोजन के लिए टेम्परेचर भी दिया था उसको भी रख दिया, अब ऑक्सीजन के लिए टेम्परेचर पूछ रहे थे तो दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया अकॉर्डिंग टू द कंडीशन और सॉल्व कर लिया, टी की वैल्यू केल्विन में आ गई 3200 केल्विन, लेकिन ऑप्शन डिग्री सेल्सियस में है तो कन्वर्ट कर लिया, ऑप्शन नंबर बी 2927 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इट्स मीन फ्री पाथ विल इंक्रीजेज डिक्रीजेज नो चेंज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। किसी भी गैस का नियत ताप पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो इसका माध्य मुक्त पथ है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। आपको पता है माध्य मुक्त पथ की बात, ये फार्मूला 1/√2 पाई n d स्क्वायर इज इक्वल टू KT अपान √2 पाई p d स्क्वायर। और क्वेश्चन में क्या करें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर का क्या फर्क पड़ेगा लैम्डा के ऊपर, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/p, वैसे तो यहाँ t होता है लेकिन t कांस्टेंट है तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/p, और 1/p का मतलब ये, अब देखिए कि प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो लैम्डा घटेगा, प्रेशर घटाएंगे तो लैम्डा बढ़ेगा, यहाँ प्रेशर यानी दाब बढ़ा रहे हैं, ये p को बढ़ाएंगे तो ये लैम्डा क्या होगा घटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, एक तो ये सवाल हो गया। दूसरा सवाल क्या पूछ सकते थे, इन्होंने क्या पूछा था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर का इफेक्ट पूछा था। अब ये हो सकता था कि ये पूछ सकते थे एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, तो आप यहां से फिर से निकालते, वही लैम्डा प्रोपोर्शनल टू ये टी अपान पी वाला फार्मूला है, पी अगर कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब लैम्डा प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा, तो कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर बढ़ाने से माध्य मुक्त पथ भी क्या होगा बढ़ जाएगा। ठीक है, माध्य मुक्त पथ भी बढ़ जाएगा, मतलब दो लगातार कोलिजन के बीच की डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक, ध्यान रखिएगा ये सवाल ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, फिलहाल इन्होंने ये वाला तो पूछ लिया है लेकिन हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे ये वाला सवाल पूछ लिया जाए, क्योंकि टी और पी दोनों का इंपैक्ट होता है लैम्डा के ऊपर, एक कांस्टेंट रखेंगे तो दूसरे का इंपैक्ट बता सकते हैं, और अगर कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो फिर वो रेशियो वाले प्रॉब्लम हो जाएंगे, जैसा कि हमने पीछे एक सवाल किया जो कि पहला ही क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि विस्कोसिटी ऑफ अ गैस इज ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ, और ये क्वेश्चन देखिए पीजीटी 2004, 2005 और 2021 इतनी बार ये रिपीट हुआ है, एक आध बार लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो गया था। तो आपको पता है ट्रांसपोर्ट फिनोमेना में आपने 3 ट्रांसपोर्ट फिनोमेना की बात करी है, जब गैसें इक्विलिब्रियम में नहीं होती हैं,
तो उनके अलग अलग भाग में जो ट्रांसपोर्ट होता है क्वांटिटी, उसकी वजह से जो फेनोमेना होती है उसको हम ट्रांसपोर्ट फेनोमेना बोलते हैं। 3 ट्रांसपोर्ट फेनोमेना आपने देखा है, हम यहाँ पर आपको याद करने का तरीका बता देते हैं। एक आपका था विस्कोसिटी, है ना, दूसरा क्या था आपका, दूसरा आपका था कंडक्शन, एक विस्कोसिटी था, दूसरा कंडक्शन था, और तीसरा आपका था डिफ्यूजन। विस्कोसिटी जो था वो किसकी वजह से हो रहा था, विस्कोसिटी नाम का जो ट्रांसपोर्ट फेनोमेना है वो किसके ट्रांसपोर्ट होने की वजह से हो रहा था, तो मोमेंटम के ट्रांसपोर्ट होने की वजह से। अब ध्यान रखिएगा, ये गैस के लिए बात हो रही, गैस की विस्कोसिटी के लिए जिम्मेदार होता है मोमेंटम, लिक्विड की विस्कोसिटी के लिए जिम्मेदार होता है कोहेसिव फोर्स, और कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल, कंडक्शन में क्या चीज का ट्रांसपोर्ट हो रहा था, एनर्जी का, इसमें एनर्जी का ट्रांसपोर्ट हो रहा था। और डिफ्यूजन में क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा था, इसमें मास का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था। अब इस चीज को याद करने के लिए आप एक ट्रिक बना सकते हैं, और वो ट्रिक क्या है, देखिए आप ऐसे याद रखिए, V है ना, यहां पर V, एक जगह पर ये आप देखिए V है, यहां पर C है, और यहां पर D, ठीक है, और यहां पर क्या है M, यहां पर क्या है E, और यहां पर क्या है M। तो VCDMEM, विस्कोसिटी, कंडक्शन, डिफ्यूजन, मोमेंटम, एनर्जी, मास। तो ये सीक्वेंस आप ऐसे ऐसे इसको रिलेट कर लीजिए, तो ये ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा आसानी से याद होगा। VCD और MEM, ठीक है ना, मोमेंटम, एनर्जी, मास, यहां भी M है, यहां भी M है, तो मोमेंटम, एनर्जी, मास, और विस्कोसिटी, कंडक्शन, डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये विस्कोसिटी वाला ही प्रॉब्लम पता नहीं क्यों इतनी बार पूछा गया है, बाकी के और भी 2 ट्रांसपोर्ट फेनोमेना है, ये भी कभी कभार आपसे पूछे जा सकते हैं, बट ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको 3-4 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी किसकी वजह से होता है, मोमेंटम के ट्रांसपोर्ट की वजह से, और इन सारी फेनोमेना को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट फेनोमेना इसको बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11. The temperature volume relation of a monoatomic ideal gas undergoing adiabatic process is. एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको बताना है टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन क्या होगा, किसके लिए, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस के लिए। मोनोएटॉमिक आइडियल गैस बोलने से क्या मतलब है यहाँ पर, तो मोनोएटॉमिक जो गैसेस होती है उसके लिए गामा की वैल्यू अगर हम निकालें 1+2/f वाले फार्मूले से, ये होता है 1+2/f की बात करें तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, तीनों के तीनों ट्रांसलेशनल, ये कितना आ जाएगा 3 + 2 5, 5/3। मोनोएटॉमिक या एक परमाणविक गैसों के लिए जो गामा की वैल्यू होती है वो 5/3। और यहां पर जो प्रोसेस हो रहा है वो कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक। आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो गैसेस होती हैं वो इस वाले रूल को फॉलो करती है, PV = कांस्टेंट, जिसको हम बायल्स लॉ बोलते हैं। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में जो गैसें होती हैं वो एक दूसरे लॉ को फॉलो करती हैं, जिसको हम बोलते हैं PV⁻γ = कांस्टेंट, इसका नाम है पाइसन लॉ, ठीक है। और इस पाइसन लॉ को लिखने के और भी 2 तरीके हैं, ये तो प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में हो गया। अगर हम इसको लिखना चाहें टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में तो Tv⁻γ-1 = कांस्टेंट। इसको अगर हम लिखना चाहें टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में तो ये होता है फार्मूला T⁻γ/P⁻γ-1 = कांस्टेंट। ये दोनों तीनों आपको ये जो इसके टाइप है ना इसको याद रखना होगा। PV⁻γ = कांस्टेंट, Tv⁻γ-1 = कांस्टेंट, T⁻γ/P⁻γ-1 = कांस्टेंट। ये सब के सब क्या है, इसको हम बोलते हैं पाइसन लॉ, ठीक है। पाइसन लॉ, ये पाइसन का नियम है, और ये गैसें इसका पालन करती हैं कब, जब एडियाबैटिक प्रोसेस या रुद्धोष्म प्रक्रम होता है तब। तो ये प्रॉब्लम आपका मोनोएटॉमिक गैस का था, और आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम वाला रिलेशन बताना था, यानी कि ये वाला फार्मूला आपके काम आने वाला है। और गामा की जगह पर आप मोनोएटॉमिक गैस के लिए 5/3 रख दीजिए तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये Tv⁻γ की जगह पर 5/3 और -1, तो ये हो जाएगा T = कांस्टेंट। तो Tv और ये 3 यानी 5 - 3 यानी कि 2/3, तो Tv 2/3 = कांस्टेंट। ये रिलेशन यहां पर आ जाएगा, तो Tv 2/3 = कांस्टेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों फार्मूले आप याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी इज K, विस्कोसिटी इज ईटा, देन द फॉलोइंग रिलेशन इज ओबेड। इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। अब ये रिलेशन तो आप छोड़ दीजिए, जो भी होगा उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है, जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है, जो आपका कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी होता है, जो आपका कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन होता है, ये आपके तीनों के तीनों ट्रांसपोर्ट फेनोमेना के कोफिशिएंट हो गए, है ना, विस्कोसिटी, डिफ्यूजन और कंडक्टिविटी के।
और इनके जो फार्मूले थे वो आपने देखा था, हमने बताया था ट्रांसपोर्ट फेनोमेना वाले टॉपिक में, ये था 1/3 mn v बार लैम्डा। और इसका फार्मूला क्या था, इनका फार्मूला था 1/3 mn v बार लैम्डा और उसके बाद में cv। और इनका फार्मूला क्या था, ये फार्मूला था 1/3 v बार लैम्डा। ये तीनों फार्मूले आपको याद रखने, तीनों फार्मूले याद रखने। अब आपको देखिए क्या करना होगा, ये वाले फार्मूले में आप अगर देखें ध्यान से, तो यहां से लेकर ये यहां तक की ये पूरी वही वैल्यू है जो कि ये ईटा की वैल्यू है ना, ये पूरा ईटा की वैल्यू। तो आप लिख सकते हैं के इज इक्वल टू ईटा इंटू में सी वी। और अगर आप ईटा को इधर ले आएंगे तो मिलेगा के अपान ईटा इज इक्वल टू सी। ठीक है, के अपान ईटा इक्वल टू सी वी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हो सकता है कि अगली बार आपसे इसका रिलेशन पूछ लें या इसका रिलेशन पूछ लें, तो फार्मूले याद होंगे तो आप किसी का किसी के साथ रिलेशन बना सकते हैं। वैसे ये थोड़ा पॉपुलर है, ये एक दो बार और पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको याद भी रखें। बाकी आप ऐसी चीज को याद रखें ना जिससे हर समस्या का समाधान हो जाए, यानी आपको रामबाण इलाज रखना होगा, तभी आप मतलब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, तभी वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। अगर आप ये सोचे कि जो क्वेश्चन पूछा गया था हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को रट लेते हैं, हमारा हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगली बार वो लैंग्वेज में क्या करेंगे और किसके बीच का रिलेशन पूछेंगे ये तो किसी को नहीं पता है ना। तो आप चीज ही ऐसे याद कर लीजिए कि हर समस्या, हर रोग का इलाज हो जाए, किसी के भी बीच का रिलेशन पूछे। अगर आपके पास ये 3 रिलेशन तो कभी भी आप डिराइव कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बाकी ये है कि प्रीवियस ईयर अगर आप पढ़ते हैं और उसको याद रखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस का बेनिफिट होता है जो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे आपने पीछे एक क्वेश्चन देखा विस्कोसिटी वाला, वो 3-3 4-4 बार पूछा जा चुका है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं, उसमें तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वो सिलेक्शन करा पाएगा आपका कि नहीं करा पाएगा इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। और वो तभी होगा जब आप इस तरह की चीजों को डेप्थ में, आप चीजों को मतलब एक बेसिक तरीके से याद करेंगे, सिर्फ ट्रिक के भरोसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर n मोल्स इज। n मोल गैस के लिए वैन डर वाल गैस समीकरण क्या होता है। देखिए आपको पता है दो तरह की गैसेस, एक आइडियल गैस जो हर टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पर गैस के लॉज को फॉलो करता है, और एक रियल गैस जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ही गैस लॉज को फॉलो करेगा। और वो कंडीशन भी आप देख चुके हैं, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर रियल गैसेस जो है गैस लॉज को फॉलो करती हैं, या कह लीजिए आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। आइडियल गैस के लिए जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ स्टेट आप कह लीजिए, तो 1 मोल गैस के लिए जो इसका इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है वो होता है पीवी इज इक्वल टू आर टी। ये 1 मोल गैस के लिए आइडियल गैस का इक्वेशन है। इसी तरह से रियल गैस का भी इक्वेशन होता है 1 मोल के लिए P प्लस ए अपान वी स्क्वायर, और यहां पर V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये 1 मोल आइडियल गैस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट है। ठीक है, और अगर n मोल की बात करी जाए, n मोल के लिए, ये तो 1 मोल के लिए था, n मोल गैस के लिए अगर हम आइडियल गैस का इक्वेशन लिखे तो ये फार्मूला होता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें n मोल के लिए तो ये फार्मूला आता है P प्लस ए, ध्यान से देखिए यहां पर n स्क्वायर और अपान में ये v स्क्वायर। इस वाले टर्म को हम, ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है ना प्रेशर के बाद जो टर्म यहाँ या यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं प्रेशर करेक्शन टर्म। प्रेशर, क्योंकि इस वाले इसमें सिर्फ P है और इसमें P प्लस इतना लिखा गया, तो जब हम आइडियल गैस इक्वेशन से रियल गैस इक्वेशन लिखते हैं तो प्रेशर में हमें कुछ करेक्शन करना होता है, और करेक्शन यही है कि प्रेशर में कुछ प्लस करना होगा। यानी रियल गैसेस जो प्रेशर एग्जर्ट करती हैं वो आइडियल गैस से ज्यादा होती है ना। और रियल गैस के केस में जब हम वॉल्यूम वाले टर्म में आते हैं तो यहाँ पर V लिखा हुआ है, यहाँ पर V माइनस बी है, यानी वॉल्यूम में से कुछ माइनस करना होगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखें कि इसको बोलते हैं प्रेशर करेक्शन टर्म और इसको, इस वाले को बोलते हैं वॉल्यूम करेक्शन टर्म। और अगर हम n मोल के लिए बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पर a के साथ n स्क्वायर आता है, और यहाँ पर आता है V माइनस एन बी, और यहाँ पर आता है इधर एन आर टी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि प्रेशर करेक्शन टर्म में n स्क्वायर आया है, बाकी हर जगह पर n आया है, n मोल वाले में, और इसमें तो सिंपल सा n आता है। तो ये 1 मोल के लिए, n मोल के लिए, आइडियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए, ये आपको याद रखना होगा फार्मूला। और यहाँ पर देख लीजिए इसमें कुछ भी डायरेक्टली तो नहीं मैच कर रहा है, ये तो आइडियल गैस का है, ये गलत है, और ये तो पूरा गलत है, ये किसी का नहीं है, ये वाला करेक्ट हो सकता है। यानी इस वाले को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये मिल सकता है। तो देखिए अगर हम इसको इधर ले जाएं तो क्या होगा, इसको अगर हम इधर ले जाएं तो हमें यही मिलेगा P प्लस, हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं,
ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा, ये तो कंफर्म हो गया कि ऊपर के तीनों गलत हो गए। तो यहाँ पर आ जाएगा p प्लस ए एन स्क्वायर अपान में वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अपान में हो जाएगा तो एन आर टी और अपान में हो जाएगा वी माइनस में एन बी, वी माइनस में एन बी। और अब हम एक काम कर सकते हैं, हमें p की वैल्यू निकालनी है तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, p इक्वल टू हो जाएगा ए एन स्क्वायर अपान में वी स्क्वायर माइनस में, और प्लस में आ जाएगा यहाँ पर एन आर टी और अपान में आएगा वी माइनस एन बी। तो यानी एन आर टी अपान में वी माइनस एन बी प्लस में, और ए एन स्क्वायर अपान वी स्क्वायर माइनस में, जो कि यहाँ पर आ गया है। ठीक है ना, तो इसी को हमने सिंप्लीफाई किया, हम यहाँ पर पहुंच गए, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एनी गैस इज प्रोपोर्शनल टू। जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है वो टेम्परेचर पर किस तरीके से डिपेंड करता है। अब देखिए, आप इसका जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा हमने कोई पीछे फार्मूला डिस्कस ही नहीं किया जिसमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सीधे सीधे टेम्परेचर से रिलेट हो जाए। हाँ, हमने इतना पढ़ा है कि जो ट्रांसपोर्ट फिनोमेना में हमने तीनों कोफिशिएंट पढ़े, उसमें हमने ईटा के लिए एक चीज ये पढ़ा है कि ईटा इक्वल टू 1/3 एम एन वी बार और लैम्डा, ये हमने पढ़ा। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये टेम्परेचर पर किस तरीके से डिपेंड करेगा, है ना। अब ये फार्मूला अगर आपको याद है, और इसमें जो लैम्डा आया, इस लैम्डा को आप जानते हैं, इसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। और मीन फ्री पाथ के दो फार्मूले आपको पता है, 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर, इससे भी कुछ नहीं बनेगा। लेकिन ये वाला जो फार्मूला है आपका KT/√2 पाई पी डी स्क्वायर, आप देखिए इस वाले फार्मूले की अगर हम बात करें तो यहां से पता चल रहा है लैम्डा जो है वो टी के डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल। लैम्डा जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो ईटा है वो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ पा रहे हैं। यानी आप यहां से निकालेंगे लैम्डा प्रोपोर्शनल टू टी के, या तो आप ये लैम्डा वाली पूरी वैल्यू, आप लैम्डा की जगह पर ये पूरी वैल्यू रख दीजिए तो भी आपको मिल जाएगा। या तो देख लीजिए लैम्डा प्रोपोर्शनल टू टी, और यहां से क्या पता चल रहा है, यहां से पता चल रहा है एन प्रोपोर्शनल टू क्या, लैम्डा। तो अगर एन प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है और लैम्डा प्रोपोर्शनल टू टी है, इसका मतलब कि आप कह सकते हैं, सॉरी एन नहीं ईटा, तो ईटा प्रोपोर्शनल टू टी हो गया। तो ईटा प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। अगर आपने ये याद नहीं रखा है तो कुछ नहीं हो सकता, इसको रट करके आपकी नैया पार नहीं हो पाएगी। और आप एक काम कर सकते थे, यहाँ आप वैल्यू रख सकते थे 1/3 एम एन वी बार, और इसकी जगह पर ये रख देते पूरा KT और अपान में √2 पाई और पी डी स्क्वायर। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि ईटा प्रोपोर्शनल टू टी के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहे हैं कि परम ताप T1 और T2 वाले दो आदर्श गैस को मिश्रित किया गया है। यदि ऊर्जा ह्रास शून्य हो और अणुओं का द्रव्यमान M1 M2 और उनकी संख्या N1 N2 हो तो मिश्रण का ताप कितना होगा। ठीक है, दो गैसेस को आपस में मिक्स किया गया है, तो जो मिक्सचर बना है उसका टेम्परेचर बताना है। दोनों गैसेस का टेम्परेचर अलग अलग था, दोनों गैसेस का टेम्परेचर T1 और T2 था, और उसका जो मॉलिक्यूल का मास था वो M1 और M2 था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो था वो N1 और N2 था। तो मिक्स करने के बाद उस मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा। ठीक, कभी भी जब इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए, मिक्सचर वाली प्रॉब्लम आ जाए, तो आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको यूज करना है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यूज करना है, और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यूज करके आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि अलग अलग जब था तो अलग अलग जो इनकी एनर्जी थी वो, और जब ये दोनों मिक्स कर दिए गए, इकट्ठा एक मिक्सचर बना दिया गया, तो वो दोनों ही कंडीशन में टोटल एनर्जी की वैल्यू सेम होगी, है ना। पहले और दूसरे वाले पार्ट की एनर्जी जोड़ने पर मिक्सचर की एनर्जी के बराबर आना चाहिए। यह है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले पार्ट की अगर हमें एनर्जी निकालनी हो, वो गैस जिसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N1 है और उसका टेम्परेचर T1 है, अगर हमें उसकी एनर्जी निकालनी हो, टोटल एनर्जी निकालनी हो, तो कैसे निकलेगा। अगर हम एक मॉलिक्यूल की एनर्जी निकाल के टोटल मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दें तो ये टोटल एनर्जी आ जाएगी कि नहीं, ये टोटल एनर्जी आ जाएगी एक पार्ट की, पहले वाले पार्ट की, है ना। इसको हम कुछ अलग नाम दे सकते हैं, चलिए E' बोल दीजिए। तो E' का मतलब कि पहला वाला जो गैस है उसकी हम टोटल एनर्जी निकालेंगे तो N1 E1 से, E1 मतलब एक मॉलिक्यूल की एनर्जी और N1 मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी गैस की। और E के लिए फार्मूला आपके पास है, एनर्जी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, तो 3/2
3/2 और ये एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है, तो यहां पर हमें R नहीं बल्कि K इस्तेमाल करना होगा, तो K और उसके बाद T की बजाय क्या हो जाएगा T1। तो ये पहले वाले गैस की एनर्जी हमने निकाल ली, ये पहले वाले गैस की एनर्जी हमने निकाली। अब दूसरे वाले गैस की अगर एनर्जी हमें निकालनी है, तो दूसरे वाले गैस की एनर्जी निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा N2E2 और ये कितना हो जाएगा N2 और यहां पर हो जाएगा 3/2 और KBT2, ये हो गया दूसरे वाले गैस की एनर्जी। अब हमें निकालना होगा मिक्सचर की एनर्जी। मिक्सचर की एनर्जी जब निकालनी होगी तो क्या होगा, मिक्सचर की एनर्जी के लिए हम लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टोटल कितना हो जाएगा मिक्सचर में, N1 + N2, है ना, N1 + N2। और मिक्सचर की एनर्जी मतलब N1 + N2 तो टोटल मॉलिक्यूल हो गए, लेकिन मिक्सचर के एक मॉलिक्यूल की एनर्जी के लिए लिखेंगे 3/2 KB और उस मिक्सचर का टेम्परेचर T हो गया। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। तो पहले गैस की एनर्जी, दूसरे गैस की एनर्जी और पूरे मिक्सचर की एनर्जी हमने निकाल ली। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग पूरे मिक्सचर की टोटल एनर्जी इनके दोनों अलग अलग एनर्जी के सम के इक्वल होना चाहिए। यानी आप ये कह सकते हैं कि N1 + N2 और 3/2 KBT इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा N1, एक सेकंड ये स्पेस की थोड़ी सी कमी हो रही है तो को मिटा देते हैं। यहां पर देखिए कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका N1 + N2 3/2 KT इज इक्वल टू N1 3/2 KBT1 और प्लस N2 3/2 KBT2। देखिए 3/2 के हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो N1 + N2T क्या मिला, N1 + N2T इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा N1T1 और प्लस में आ जाएगा N2T2। और आपको T की वैल्यू निकालनी थी, मिक्सचर का टेम्परेचर निकालना था, तो मिक्सचर का टेम्परेचर T इक्वल टू आ जाएगा कितना, N1T1 + N2T2 और अपान में N1 + N2। तो ये फार्मूला हो गया मिक्सचर के टेम्परेचर के लिए, और इसको एज अ रिजल्ट आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं, क्योंकि संभावना ये भी है कि इस तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाए। वैसे तो उन्होंने सीधे रिजल्ट पूछा है, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। और अगर न्यूमेरिकल पूछेगा और आपने ये प्रैक्टिस में नहीं लाया है और आपको ये डेरिवेशन भूल गया है, तो फिर यहाँ पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप इसको यहाँ पर पहुंच नहीं पाएंगे। तो ऐसे में अगर आप ये रिजल्ट याद रखते हैं, वो न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो N1T1 + N2T2 अपान N1 + N2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जब भी ऐसे आपके मिक्सचर वाले प्रॉब्लम आ जाए तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालिए, दोनों अलग अलग जो भी हिस्से हैं 2 या 3 या 4, उन सब की एनर्जी निकाल के टोटल की एनर्जी के बराबर कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल भी कुछ इसी तरह का है, अगला प्रॉब्लम देखिए, इससे ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या कर रहे हैं कि 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज मिक्स्ड विथ 1 मोल ऑफ डाइएटॉमिक गैस, दी मोलर स्पेसिफिक हीट CV एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर विल बी, ठीक है ना। 1 मोल गैस मतलब 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस लिया गया और 1 मोल डाइएटॉमिक गैस लिया गया, दोनों को मिलाया गया, तो दोनों को मिलाने के बाद जो मिक्सचर बना है उसका आपको बताना है CV मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक। तो सबसे पहले हमें यह करना होगा कि हमें पहला जो हमने 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस लिया था उसकी एनर्जी निकालनी होगी, फिर 1 मोल डाइएटॉमिक गैस की एनर्जी निकालनी होगी, फिर टोटल जो मिक्सचर बना उसकी एनर्जी निकालनी होगी और सबको आपस में इक्वेट करना होगा, ठीक। और देखिए CV का एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, इसके लिए आप ये वाले फार्मूले को देखिए एक बार फिर से। ये जो आपने पढ़ा था C = ΔQ और अपान में M × ΔT, ये होता है ना, C = ΔQ अपान में M × ΔT। अब यहां से ये जो ΔQ है वो एक्चुअल में हीट है, हीट मतलब एनर्जी है, तो आप यहां से निकाल सकते हैं C। अच्छा यहां पर अगर हम सपोज C की बात कर रहे हैं, C मतलब कि CV की बात कर रहे हैं जो कि मोलर स्पेसिफिक हीट है, तो मोलर मतलब यहां मास की जगह पर हम मोल यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स यूज करेंगे। तो यहां पर देखिए होता यह है कि अगर हम ये मोलर स्पेसिफिक हीट इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हीट है, तो आपने ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है ना, ΔQ = ΔU प्लस में ΔW के, है ना, प्लस में ΔW को। अब इस सवाल में कहीं ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि जिसमें वर्क डन की बात हो रही है या वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी ये वाला टर्म यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये 0 है। इसका मतलब ये जो हीट वाला टर्म है वही एक्चुअल में एनर्जी के क्या है, बराबर, ठीक है ना। ये जो हीट वाला टर्म है वही एनर्जी के बराबर है। तो यहां पर आप देखें कि ये जो फार्मूला है ये एक्चुअल में ΔQ मतलब यहाँ एनर्जी है
और एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम बात करेंगे तो इसको हम CV बोल सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर एनर्जी का टर्म DQ को हम DU बोल रहे हैं। अब इस DQ को हम DU बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये CV इंटू म्यू इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी को हम DT बोल सकते हैं। आप चाहे तो डेल्टा टी बोलिए, डेल्टा U बोलिए, दोनों का मतलब सेम ही है। तो ये हमने एक तरीका निकाल लिया है कि एनर्जी का मोलर स्पेसिफिक हीट के साथ क्या रिलेशन होता है। ठीक, अब एक एक करके सबके लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले वाले केस के लिए, जो मोनो एटॉमिक गैस आपकी थी, उस मोनो एटॉमिक गैस के लिए DU1 इक्वल टू हो जाएगा CV1, है ना, और म्यू की जगह पर नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स 1 दिए थे तो म्यू की जगह पर 1 रख देंगे, और DT का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 माना। अब इसी तरह से हम डाई एटॉमिक के लिए बात कर लेते हैं, डाई एटॉमिक गैस के लिए। तो डाई एटॉमिक के लिए हो जाएगा DU2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा CV2, और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल 1, और ये है चेंज इन टेम्परेचर DT, यानी कि ये इक्वेशन नंबर 3। और जो मिक्सचर बना, उस मिक्सचर की अगर हम बात करें तो उस पूरे मिक्सचर के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे DU, चलिए पूरे मिक्सचर के लिए इसी तरह से आ जाएगा DU इज इक्वल टू CV, मिक्सचर के लिए CV, है ना, ये पहले गैस के लिए, ये दूसरे गैस के लिए, ये मिक्सचर के लिए, और नंबर ऑफ मोल ये 1 था, ये 1 था, लेकिन मिक्सचर में नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 2, और चेंज इन टेम्परेचर के लिए DT, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 4। ठीक, तो ये दोनों गैसेस की एनर्जी और ये वाली मिक्सचर की एनर्जी को हम आपस में इक्वेट कर देंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम लिख सकते हैं DU इज इक्वल टू DU1 प्लस DU2 के। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, कितनी, ये हो जाएगा CV इंटू 2 इंटू DT इज इक्वल टू CV1 DT और प्लस में CV2 DT। ठीक है, अब ये देखिए DT हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा CV इज इक्वल टू CV1 प्लस CV2 और डिवाइडेड बाई ये वाला 2, डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब देखिए जो CV1 है और जो CV2 है, ये क्या है, ये है आपका मोनो एटॉमिक गैस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट, और ये जो है वो है डाई एटॉमिक गैस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट। और आपको पता है कि ये CV इक्वल टू होता है 1/2 इंटू F इंटू R, है ना, ये फार्मूला है ना CV के लिए। एक तो इस तरह से होता है और दूसरा आपका R/γ-1 होता है। तो R/γ-1 की जरूरत नहीं है, 1/2 FR से आप देखिए CV की वैल्यू आप निकालेंगे मोनो एटॉमिक गैस के लिए, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, तो ये 3 और ये अपान में 2 और उसके बाद में R। और ऐसे ही आप डाई एटॉमिक के लिए निकाल लीजिए, CV2 इज इक्वल टू, F की वैल्यू डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए 5 होती है, तो 5/2 R हो जाएगा, 5/2 R हो जाएगा। ठीक है, अब ये CV1 और CV2 की वैल्यू को आप यहां पर रखेंगे और दोनों को प्लस करेंगे, तो हम यहीं पर प्लस करके निकाल ले रहे हैं। इनको जब आप प्लस करिएगा कितना आ जाएगा, 3/2 R 5/2 R, यानी कि 8/2 R आ जाएगा, दैट मीन्स 4 R आ जाएगा। इन दोनों का सम कितना आ गया, 4 R, और 4 R अपान में 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 2 R, यानी मिक्सचर का जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, 2 R के। तो आपने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये चीज समझ लिया है कि जब भी ऐसे मिक्सचर वाले प्रॉब्लम आएंगे तो हमें क्या करना होगा, जो सेपरेट इंडिविजुअल पार्ट है उनका हमें एनर्जी निकालना होगा, मिक्सचर की एनर्जी निकालनी होगी, और दोनों की एनर्जी को आपस में इक्वेट करना होगा। इक्वेट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी पूछ रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से इसको कंप्लीट करना है। 4 क्वेश्चन अभी और बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं कि इफ ड्यूरिंग द एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, देन फॉर द गैस द वैल्यू ऑफ रेशियो गामा इक्वल टू CP/CV विल बी। मतलब एक गैस है जिसमें हम उसमें एडियाबैटिक प्रोसेस यानी कि रुद्धोष्म प्रक्रम कर रहे हैं, और इस दौरान जो प्रेशर उसका है वो उसके परम ताप के घन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि आप कह सकते हैं, कहने का मतलब ये दाब यानी कि P प्रोपोर्शनल टू परम ताप, मतलब केल्विन में टेम्परेचर और इसका पावर 3, केल्विन में टेम्परेचर और इसका पावर 3 हो जाएगा। अब इसके बाद आप देखिए ये कंडीशन आपको दिया है, और प्रोसेस कौन सा है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, यानी कि रुद्धोष्म प्रक्रम है। तो आपको यहां पर बताना है कि गामा की वैल्यू कितनी होगी। ठीक, तो आपके पास एक फार्मूला है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का एक रिलेशन होता है ना एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन है कि T⁻γ/P⁻γ-1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये फार्मूला होता है। तो हमें इस फार्मूले को बिल्कुल इसी तरीके के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, फिर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, और दोनों को कंपेयर करने से हमें गामा की वैल्यू मिल जाएगी।
तो यहां से देखिए हमें P इक्वल टू निकालना होगा, P प्रोपोर्शनल टू T पावर 3 टाइप का करना होगा। तो पहले तो आप P को इधर ले जाइए तो आपको मिलेगा T पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू P पावर गामा -1। और आपको पता है कि ये जब पावर इधर से इधर आता है, ये चीज आपको पता होगा कि अगर ऐसे लिखा हुआ सपोज x पावर 3 इज इक्वल टू वाई, तो जब हम लिखते हैं x इज इक्वल टू, तो ये 3 इसके y के पावर में क्या होता है 1/3 ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर होगा कि ये जो आपका p पावर गामा -1 है ये इधर आएगा अगर, तो ऐसे बनेगा t पावर गामा, और ऐसे t पावर गामा तो ऑलरेडी था और इसके पावर में आएगा कितना 1/गामा-1 इज इक्वल टू k इंटू में p, और k तो वैसे कांस्टेंट है तो ये इधर आके कांस्टेंट ही बनेगा। तो आप यहां से एक काम कर सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं कि p प्रोपोर्शनल टू t पावर, और पावर आपस में मल्टीप्लाई होके बनेगा t अपान में गामा -1, ऐसे बन जाएगा, है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट इधर आके 1 में k भी कांस्टेंट ही बनेगा। तो p प्रोपोर्शनल टू t पावर गामा अपान गामा -1, यानी ये वाला रिलेशन हमने बना लिया। अब आप इनको और इनको कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में तो ये कंडीशन दिया है और हमें पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कंडीशन बन के आएगी। दोनों में t के पावर को कंपेयर कर दीजिए, तो यहां पर ये 3 है और वहां पर है गामा अपान गामा -1, सॉल्व कर लीजिए, गामा की वैल्यू मिल जाएगी। तो 3 गामा -3 इज इक्वल टू गामा, तो ये हो जाएगा आपका 2 गामा इज इक्वल टू 3, यानी कि गामा इक्वल टू आ जाएगा कितना 3/2, गामा इक्वल टू आ जाएगा 3/2 के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें पॉसिबिलिटी क्या क्या है कि और क्या क्या सवाल हो सकते थे। तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको पता है कि PV टू दी पावर गामा रिलेशन होता है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन है, और TV पावर गामा -1 वाला भी रिलेशन है, और तीसरे वाले पर तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व ही किया है। तो बाकी के जो 2 रिलेशन बच गए ना, इन रिलेशन के ऊपर भी प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। जैसे आपसे कहा जा सकता है कि P प्रोपोर्शनल टू V पावर 3 है, तो गामा की वैल्यू बताइए। तो आपको ये वाला रिलेशन यूज करना होगा और आपको P और V में इस तरह का एक रिलेशन बनाना होगा, इसको ट्रांसपोज वगैरह करके, और उसको और इससे को कंपेयर करेंगे तब गामा की वैल्यू मिलेगी। आपको ऐसा भी पूछ सकते थे, यहां पर P की बजाय यहां पर T दिया हुआ होता और एक V दिया होता, तो V और T के बीच का रिलेशन दिया होता, तो आपको ये वाला इक्वेशन यूज करना होता और बिल्कुल ऐसे इस इक्वेशन को दोनों को एक जैसा बना के कंपेयर करते तो गामा की वैल्यू आती। तो तीनों इक्वेशन आपको एडियाबैटिक प्रोसेस के याद रखने होंगे, जिससे ये सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये हो गया PV टू दी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हो गया TV पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और एक हो गया आपका T पावर गामा अपान P पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये तीनों को हम बोलते हैं पाइसन लॉ, और ये यूज होता है किसके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, चलिए तो ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं फॉर अ गैस R अपान CV इक्वल टू 2/3 द गैस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, मिक्सचर ऑफ मोनोएटॉमिक एंड डाईएटॉमिक और ट्राईएटॉमिक। किस तरह की गैस के लिए ये इक्वेशन पॉसिबल है, तो आप देख लीजिए R अपान CV इज इक्वल टू 2/3, यहां से आप CV निकालिएगा तो यह आ जाएगा 3/2 और R, और आपको पता है CV का फार्मूला जनरल क्या होता है 1/2 इंटू F इंटू R। अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो क्या मिलेगा, हमें कंपेयर करने के बाद मिलेगा ना 3/2 R किसके इक्वल है, यानी ये 3/2 R इसके इक्वल है 1/2 FR, और देखिए R से यहाँ R कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, F की वैल्यू आ गई 3, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 3, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो 3 होता है वो किसके लिए होता है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए होता है। इसका मतलब जो इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है ये मोनो एटॉमिक गैस का इक्वेशन था। डाई एटॉमिक का होता तो F की वैल्यू 5 आता, और ट्राई एटॉमिक का होता तो F की वैल्यू 6 आती। यही से हम डिसाइड कर लेंगे किस तरह की गैस की बात हो रही है, तो ये मोनो एटॉमिक गैस की बात हो रही है। ये भी हो सकता था कि आपसे ये मोनो एटॉमिक डाई एटॉमिक पूछने की बजाय गामा की वैल्यू पूछ लेते, तो गामा की वैल्यू आपको सबके लिए पता ही है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक के लिए। तो जब आप यहाँ पर ये डिसाइड कर लेंगे, अब इसके बाद आप गामा भी निकाल सकते हैं 1.6, 1.4, 1.33। ठीक है, तो ये भी हो सकता था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। If the mass of each molecule of gas is halved and speed is doubled, then the ratio of initial and final pressure is। एक मॉलिक्यूल का मास अगर आधा किया जाए और उसकी स्पीड को 2 गुना किया जाए तो प्रेशर का रेशियो कितना होगा। अब देखिए आपको पता है कि पूरे कंटेनर में जो गैस की वजह से प्रेशर आता है उसका फार्मूला है 1/3 mn/v, और ये v स्क्वायर का एवरेज, और v स्क्वायर का एवरेज मतलब जितने भी अलग अलग मॉलिक्यूल हैं उन सब की वेलोसिटीज के स्क्वायर का एवरेज। और यहां पर प्रॉब्लम सिंगल मॉलिक्यूल का है,
तो सिंगल मॉलिक्यूल के लिए एवरेज नहीं निकलेगा, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है तो जो भी उसकी वेलोसिटी है उसी का स्क्वायर होगा। एक और होता तब उसका भी स्क्वायर करके एवरेज निकालते, तो सिंगल है तो यानी वेलोसिटी का स्क्वायर। तो आप ये कह सकते हैं कि P1/P2 इज इक्वल टू, यहां से रेशियो मिल जाएगा, ये है मास ऑफ मॉलिक्यूल, तो M1/M2, और इसको हम सिंपली लिख सकते हैं V1 स्क्वायर अपान में V2 स्क्वायर। ठीक है, और जो कंडीशन यहां पर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं मास जो M2 है वो M1 वाले मास के आधे के बराबर है, और जो स्पीड V2 है वो V1 वाली स्पीड के 2 गुने के बराबर है। तो यहां पर आप वैल्यू रख दीजिए M1/M2 की, M1/M2 की वैल्यू 2 आ जाएगी, और V1/V2 का होल स्क्वायर, V1/V2 की वैल्यू 1/2 और इसका स्क्वायर 1/4, तो यहां से कितना आ जाएगा ये 1/2, यानी P1/P2 इक्वल टू कितना हो गया 1/2, यानी कि रेशियो आ जाएगा 1:2 के। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल था, लेकिन ये चीज आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए और ये मीनिंग समझ में आ जाएगा कि स्क्वायर यहां पर हट जाएगा, कोई मतलब नहीं है सिंगल मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर P एंड कांस्टेंट टेम्परेचर T इज। कांस्टेंट प्रेशर P और कांस्टेंट टेम्परेचर T पर आइडियल गैस या आदर्श गैस का कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन यानी कि गामा की वैल्यू बतानी है, जो कि आपने पढ़ा हुआ है डेल्टा V/V इंटू में डेल्टा T, चेंज इन वॉल्यूम अपान इनिशियल वॉल्यूम इंटू चेंज इन टेम्परेचर। और अगर बहुत ही स्मॉल चेंज की बात करेंगे तो इसको आप dV बोलेंगे, इसको V बोलेंगे और इसको dt बोलेंगे। तो आपको यही गामा की वैल्यू निकालनी है आइडियल गैस के लिए। आपको पता है आइडियल गैस के लिए ये इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू RT। आइडियल गैस के लिए फार्मूला होता है ना PV इक्वल टू RT। यहां से अगर हम dV/dt निकाल लें तो हमारे ये काम हो जाएगा। तो आप यहां से निकालिए dV/dt, कैसे आ जाएगा dV/dt, और प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो P को एज अ कांस्टेंट और V को लिखेंगे dV/dt, और इधर देखिए R की जगह पर R होगा और T का मतलब T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आएगा। तो हमें यहां से मिला dV/dt किसके इक्वल, dV/dt इज इक्वल टू, चाहे 1 मोल के लिए यूज करिए चाहे n मोल के, अगर हम n मोल के लिए भी करते तो n की जगह पर n आ जाता, और क्या dV/dt इक्वल टू यहां पर हो जाएगा NR और अपान में P के, NR अपान में P के। और ये वाली वैल्यू को आप यहां पर रख दीजिए तो आपको गामा की वैल्यू मिल जाएगी, dV/dt की जगह पर रखेंगे NR अपान में P, और ये फार्मूले का जो V है वो यहां पर रहेगा। और फिर से PV की जगह पर आप ये वाला रख दीजिए NRT, PV की जगह पर NRT रखेंगे तो ये NR और अपान में NRT, NR से NR कैंसिल, तो गामा इक्वल टू आ गया कितना 1 अपान के T। यानी कि आइडियल गैस के लिए जो वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन आएगा वो 1 अपान T के इक्वल आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आपका ये काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस वाला जो टॉपिक था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। हमने सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को रिवाइज कर दिए, फिर हमने उसके ऊपर आपके प्रीवियस ईयर के जो इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे उनको भी हमने डिस्कस कर दिया। अब मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ाई करते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।